हेलो एवरीवन, खमा घड़ी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। तो ये कहानी है रितिका की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और उन्होंने ही हमसे स्टोरी शेयर की है। ऑब्वियसली उन्होंने नाम चेंज कर दिए हैं क्योंकि उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करना था, सेंसिटिव टॉपिक है इसलिए। तो रितिका का होम टाउन ग्वालियर था और रितिका का ग्रेजुएशन होने के बाद 2015 में उनका कैंपस सिलेक्शन होता है और उनकी जॉब लगती है मुंबई में। वहां पर शिफ्ट होकर वो मुंबई में रहना शुरू कर देती है। रितिका की स्टोरी स्टार्ट होती है 2017 से, जब उनका ब्रेकअप होता है। कॉलेज के टाइम से ही रितिका किसी से प्यार करती थी और जिससे वो प्यार करती थी वो कोई लड़का नहीं था, वो एक लड़की थी। लेकिन 2017 के आसपास उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो दोनों अलग हो गए विदाउट एनी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन। तो 2018 में रितिका एक अच्छी खासी एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी और वो एक अच्छे पीजी में रह रही थी, जहां पर उसके साथ और भी लड़कियां रहती थी और उसका फ्रेंड सर्कल भी काफी अच्छा था। लेकिन रितिका अब भी उसी लड़की का इंतजार कर रही थी जिसके साथ वो पिछले 7 साल तक रिलेशनशिप में थी। और इसी इंतजार के दौरान रितिका को पता चला कि वो लड़की रितिका को कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। उसमें इतने गट्स ही नहीं थे कि वो ये एक्सेप्ट कर पाए अपनी फैमिली के सामने कि वो किसी और लड़की से प्यार करती है। ऐसे बहुत सारे छुपे हुए रिलेशनशिप्स चलते रहते हैं जहां पर दो सेम जेंडर के लोगों के बीच में, चाहे वो गे रिलेशनशिप्स हो चाहे वो लेस्बियन रिलेशनशिप्स हो, इन सभी के अंदर पब्लिकली एक्सेप्टेंसी नहीं आती है। और सेम केस था यहाँ पर रितिका और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में भी। खैर, इन्हीं सब बातों की वजह से उनका रिलेशनशिप टूट जाता है। इसके बाद रितिका का दिल भी टूट जाता है और वो डेस्परेट होकर कुछ बेवकूफी वाली चीजें करने लगती है। कभी टिंडर तो कभी सोशल मीडिया साइट्स पर वो प्यार ढूंढने लगती है। ऐसे ही बहुत सारे साइट्स पर ट्राई करने के बाद उसे एक यूट्यूब चैनल, जहां पर लेस्बियन लव स्टोरीज चलती थी, तो वहां पर रितिका ने कमेंट किया था और वहीं से रितिका को एक लड़की मिली। उस लड़की का नाम था प्राची और उसने रितिका के कमेंट के ऊपर रिप्लाई करके रितिका को अप्रोच किया था। कमेंट के थ्रू ही दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज किया। फिर दोनों के बीच धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। रितिका को भी अब ठीक लग रहा था। वो पहले से ही अपने पुराने ब्रेकअप से परेशान थी और अब उसे धीरे धीरे प्राची के थ्रू एक मेंटल सहारा मिल रहा था और दोनों के बीच एक रोमांटिक एंगल बढ़ने लगा। एक दिन रितिका ने मजाक मजाक में प्राची से उसकी उम्र पूछ ली तो प्राची ने बताया कि वो भी 26 साल की है। तो उसकी बात सुनकर रितिका ने प्राची से कहा, तुम 26 साल की हो तो तुम्हारी फैमिली वाले तो तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे होंगे। तो प्राची ने हंसते हुए कहा कि मेरी शादी तो हो चुकी है। रितिका को पहले तो ये बात मजाक लगी, फिर उसने थोड़ा सीरियस होकर पूछा, क्या तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है? तब प्राची ने बताया कि हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे शादीशुदा होने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो रितिका ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। और इस तरह से उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और अच्छे से चलने लगा। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और करीब आने लगे और फिर वो जो हर एक रोमांटिक कपल के बीच में चीजें होती है उसी तरह से उनके बीच भी होने लगी। अब प्राची के बारे में बात करें तो उसका जो हस्बैंड था वो बहुत ही कंजर्वेटिव था। उसकी एक अलग ही सोच थी, जैसा रितिका बताती है। वो बहुत पुराने ख्यालात वाला इंसान था। जब रितिका पहली बार प्राची के घर गई तो उसने जाके देखा कि प्राची घर में कोई बेड नहीं था। उसका पति बेड रखता ही नहीं था। प्राची कहती थी कि मेरे हस्बैंड को जमीन पर ही सोना पसंद है। उनके घर में कोई फ्रिज वगैरह नहीं था। वो लोग तांबे के लोटे में पानी पिया करते थे। इसके अलावा प्राची का जो हस्बैंड था वो गौमूत्र पीने में भी विश्वास रखता था। उसका ये मानना था कि इससे शरीर की बहुत सारी चीजें सही हो जाती है। वैसे वो एक अच्छी कंपनी के अंदर मार्केटिंग मैनेजर था और सैलरी भी उसकी ठीक ठाक थी। अब मुंबई जैसे शहर में रहने के बाद भी रितिका को जब प्राची के हस्बैंड के सोच के बारे में पता लगा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर प्राची ने रितिका को अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाई कि उसका हस्बैंड उसे प्यार नहीं करता है, वो बहुत अलग है और उसे जो चीजें चाहिए वो सब कुछ भी अपने हस्बैंड से नहीं मिलती है। तो रितिका को लगा कि इनकी शादी जबरदस्ती हुई है और प्राची बस इस शादी को निभा रही है अपने परिवार वालों की इज्जत को बचाकर रखने के लिए। प्राची की कंडीशन जानने के बाद रितिका इमोशनल होके उसके और भी करीब होती गई और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए। मैंने आपको बताया कि रितिका जब उसके घर पहली बार गई तो ये जब चीजें उसने जब देखी
तो उसे बड़ा अजीब लगा कि घर बहुत सिंपल और ऑलमोस्ट खाली था। ना कोई प्रॉपर फर्नीचर है, ना कोई फ्रिज है, ना कोई लग्जरी है। लेकिन उसी घर में रितिका ने एक चीज नोटिस की। प्राची के पास बहुत सारी महंगी ज्वेलरी थी। सोने के कंगन, नेकलेस, महंगी रिंग्स, इतनी ज्वेलरी जो एक सिंपल लाइफ जीने वाली लड़की के पास होना बड़ा अजीब सा था। जब रितिका ने उससे पूछा तो प्राची ने हंसकर बात को टाल दिया। रितिका को बड़ा अजीब लगा कि जब इसका हस्बैंड इतने पुराने ख्यालात का है तो इसके पास इतनी नई नई और मॉडर्न ज्वेलरी कैसे है। खैर, उसने भी बात को इग्नोर कर दिया और इस तरह से प्राची कई बार रितिका को ऑफिस से लेने आती। दोनों प्राची के घर में वक्त बिताने लगे। उनका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन रितिका कहीं ना कहीं अपने पहले प्यार को भुला नहीं पा रही थी। कई बार वो प्राची से भी उसके बारे में बात करती थी, लेकिन प्राची को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका कहना था कि अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम पूरी तरीके से मेरे साथ रहो, और इसीलिए उसने रितिका से कहा कि तुम एक काम करो, अपनी एक्स से फोन करो, बात करो और मुझे भी कॉन्फ्रेंस पे लो। तो रितिका ने ऐसा ही किया। उसने अपनी एक्स को फोन पर लिया और ये तीनों कॉन्फ्रेंस में बात करने लगे। इसी बातचीत के दौरान रितिका की एक्स ने कहा कि वो सोसाइटल प्रेशर के कारण रितिका के साथ नहीं रह सकती है, और दूसरी बात यह भी है कि उसकी फैमिली कभी भी दो लड़कियों के बीच के रिलेशन के लिए नहीं मानेगी। जब रितिका ने उसकी ये बात सुनी तो उसने भी डिसाइड कर लिया कि अब आज के बाद वो दोबारा उसके बारे में नहीं सोचेगी, और उससे मूव होने में प्राची ने रितिका की बहुत मदद की। प्राची ने रितिका को उसके इस फेस से संभाला और उसका ख्याल रखने लगी। प्राची के हस्बैंड, जिन्हें आपको बताया मार्केटिंग मैनेजर थे, तो उसके लिए वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। तो जब भी उसके हस्बैंड बाहर टूर पे जाते, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने भी दिनों के लिए, वो पूरे दिनों के लिए रितिका प्राची के घर पर ही रुकती थी। और उसके हस्बैंड को कोई शक भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों फीमेल्स ही थी। और इस तरह से चलते चलते रितिका और प्राची के रिलेशनशिप को करीबन 8 महीने पूरे हो गए थे। लेकिन 8 महीनों के दौरान रितिका के साथ चीजें बदलने लगी। रितिका अब प्राची के इतनी करीब हो गई थी कि वो अपनी फैमिली से भी दूर होने लगी थी। उसके दिमाग में दिन रात सिर्फ प्राची चला करती थी, और वो अपनी फैमिली से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। इसी दौरान रितिका की बहन की शादी फिक्स हुई, तो रितिका शादी के लिए गई। जैसे ही शादी खत्म हुई, रितिका वहां से सारा काम खत्म करके जितना जल्दी हो सकता था वापस से मुंबई चली आई। लेकिन मुंबई लौटने के बाद रितिका की लाइफ में कुछ अजीब चीजें होने लगी। रितिका को ऐसा लगने लगा था कि जब वो अकेली रहती थी, उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता था। 2018 चल रहा था और रितिका पीजी में ही रहती थी। रितिका के आसपास और भी लड़कियां रहती थी, लेकिन जब भी वो कुछ देर के लिए भी अकेली रहती तो उसे बड़ा अजीब सा डर लगता था। रितिका के रूम में दो और लड़की उसके साथ रहती थी, लेकिन जब भी वो दोनों लड़कियां वहां नहीं होती थी तो रितिका को एक अजीब सा एहसास होता था, और उसे इतना डर लगता था कि वो सो भी नहीं पाती थी। एक दिन की बात है, जब उसके रूम में कोई भी लड़की नहीं थी, सब लोग अपने काम से इधर उधर गए हुए थे, रितिका अकेली अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसको लगा कि किसी ने उसका ब्लैंकेट खींचा है। उसने देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन इस बात से रितिका को थोड़ा डर लगा, क्योंकि साफ साफ उसका ब्लैंकेट किसी ने खींचा था। उसने फिर सोने की कोशिश की तो उसे अपने कमरे में किसी होने का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद उसे हल्की नींद आई, और तभी नींद में उसे लगा कि कोई उसके ऊपर है, उसके कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। रितिका पहले तो हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में रितिका उठ गई, और वो उस टाइम बहुत ज्यादा घबरा गई थी। रितिका तुरंत अपने रूम से बाहर भागी और उसके पास वाले रूम में चली गई। वहां भी एक लड़की थी, तो रितिका ने उससे कहा, यार मैं उस कमरे में ना अकेली रह सकती, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे पास सो सकती हूँ? उसने कहा ठीक है, सो जाओ। फिर रितिका उसके साथ ही रही, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। बार बार उसके दिमाग में वही संशय चल रहा था कि सोते हुए किसी ने उसके कपड़े उतारने की कोशिश की और उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। अगले दिन ही उठते ही रितिका ने प्राची को फोन किया, और पिछली रात उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो उसको बताने लगी। उसकी बात सुनकर प्राची ने कहा, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है, ये तुम्हारे दिल का वहम है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरे साथ आकर रह सकती हो। इसके बाद जब प्राची का हस्बैंड घर पर नहीं था,
तो ऋतिका उसके साथ उसके रहने के लिए आ गई। लेकिन कितने दिन वो उसके घर पे रहती। वहां से जब वो वापस आकर अपने पीजी रूम पर रहने लगी और जब वो रात को सोती थी तो सोने के बाद उसे सपने आने लगे, अजीब अजीब से सपने। और सपने में कोई उसके साथ गलत किया करता था। कई बार सोते सोते उठ जाया करती थी और उठकर बुरी तरह डर जाती थी और उसे लगता था कि कोई हमेशा उसके साथ है जो उसको लगातार देखता है। लेकिन कई बार उन सपनों की वजह से उठ नहीं पाती थी और जब सुबह वो सोकर उठती थी तो उसे अपने बॉडी के लोअर पार्ट में बड़ा अजीब सा फील होता था, जैसे वाकई में किसी ने उसके साथ कोई गलत हरकत की हो। रितिका को हर जगह पर डर लगने लगा था। पीजी में भी खबर फैल गई थी कि रितिका के साथ कुछ तो गलत है। जब भी रितिका प्राची से इस बारे में डिस्कशन करती तो वो यही कहती थी कि कुछ भी नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम है। अब आप खुद समझ सकते हो, शुरू शुरू में तो आप भी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जिसके साथ होता है उसे वो फील होता है। जब बार बार हर रात रितिका के साथ ही होने लगा और कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, तो रितिका ने ये सारी बातें अपनी मम्मी से शेयर की। उसकी बात सुनकर रितिका की मम्मी ने फिर उसे अपने कमरे में भगवान की किताबें और तस्वीरें वगैरह रखने को कहा और कहा कि तुम रेगुलर भगवान की पूजा किया करो। लेकिन ये सब करने के बाद भी रितिका को कुछ फायदा नहीं हो रहा था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और चीजें और बिगड़ती जा रही थी। और फिर एक दिन सुबह उठते ही रितिका के शरीर पर खरोच के निशान मिले। उसकी जो लेफ्ट थाई थी उसके अपर पार्ट पर उसको जैसे किसी ने नाखून से खरोच दिया हो, ऐसे निशान मिले। वो निशान खरोचने की वजह से नीले पड़ चुके थे और उनको देखकर रितिका घबरा गई कि आखिरी निशान उसके शरीर पर कैसे हो सकते हैं। उसके नाखून तो इतने बड़े भी नहीं हैं। उसने अपने पीजी मेट्स को भी निशान दिखाया तो वो सब भी उसको देखकर हैरान थे। फिर रितिका ने उस निशान का फोटो खींचकर अपनी माँ को भेजा और जब उन्होंने देखा तो वो भी हैरान रह गई। उधर जब उसने प्राची को भी वही फोटो भेजी और बताया तो प्राची ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, मेरे घर पर आओ, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। रितिका जब प्राची के घर गई तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ और उसके साथ ही उसने कुछ अलग नोटिस भी किया। उसने ध्यान दिया कि अब रितिका जब भी प्राची के घर पर जाती थी, प्राची अपने मंदिर में जाकर भगवान के पैर पकड़कर कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देती थी। प्राची रितिका को बोलती थी कि वो रैकी कर रही है और रैकी करने से उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा और अगर उसकी बॉडी के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है या आसपास उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो वो ठीक हो जाएगा। और वाकई में उसके ऐसे करने से चीजें थोड़ा अच्छी होने लग जाती थी। रितिका को थोड़ा अच्छा फील होता था। रितिका उस टाइम पर रैकी के बारे में जानती नहीं थी तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसे अच्छा फील होता था तो वो प्राची को मना नहीं करती थी। अब कुछ दिनों के बाद जब रितिका पूरी तरह से प्राची के क्लोज हो गई और उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई, तो अब प्राची का बिहेवियर अचानक बदलने लगा। अब प्राची ने रितिका से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। रितिका के कोशिश करने के बाद भी प्राची उससे दूर ही होती जा रही थी, ना उससे बात करती थी ढंग से, ना उसके कॉल्स का जवाब देती थी। अब रितिका के ऊपर वापस से डिप्रेशन छाने लग गया था। एक तो प्राची उससे बातचीत नहीं करी थी और दूसरा हर रात उसके साथ ऐसा होता था, गलत होता था, तो वो उससे भी बहुत ज्यादा परेशान थी और उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। इन सब चीजों से परेशान होकर वो वापस से अपने घर ग्वालियर चली गई। इस टाइम पर रितिका की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लग गई थी। वो चिड़चिड़ाने लग गई थी और बात बात पर वो रोने लग जाती थी। रितिका की हालत देखकर उसकी माँ भी बहुत हैरान थी कि अचानक से एक अच्छी खासी लड़की को ऐसे क्या हो गया है। रितिका की माँ भूत प्रेत और नजर इन सब चीजों पर मानती थी, तो उन्होंने पास के ही एक मौलाना से वो मिलने के लिए गई और वहां पर वो अगले दिन रितिका को भी अपने साथ लेकर गई। उन मौलाना ने रितिका का थोड़ा झाड़ फूक किया और उसको एक ताबीज पहनने के लिए दिया और एक धागा देकर कहा कि इसको अपने बिस्तर के सिरहाने पर बांध देना, फिर तुमको सपने वगैरह नहीं आएंगे। रितिका ने भी वैसा ही किया और फिर वाकई में उसको सपने आना कम हो गए और उसे थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन दूसरी तरफ जो प्राची थी वो बिल्कुल बदल चुकी थी। प्राची अब रितिका से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, उसे कंप्लीटली इग्नोर कर रही थी, जैसे कि वो चाहती हो कि उसे रितिका से अब छुटकारा पाना है। उनके रिलेशनशिप को आज करीबन 1.5 साल हो गए थे और जब
एक दो बार रितिका की प्राची से बातचीत हुई तो प्राची कहने लगी कि अब वो उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहती है, क्योंकि अब उसे फैमिली प्लानिंग करनी है। रितिका ने कहा कि भाई तुम्हारी फैमिली प्लानिंग से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से अपनी फैमिली प्लानिंग करो, लेकिन हमारा रिलेशन तो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन उसकी बात सुनकर प्राची उससे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, और वो हर बात के लिए बस रितिका से बोलती थी कि तुम मेरा दिमाग खराब मत कर, झगड़ने लग गई थी उससे। होता है ना, जब जब कोई इंसान किसी से बोर हो जाता है या उसको इग्नोर करना चाहता है, ब्रेकअप करना चाहता है, तो जैसी हरकतें वो करता है वैसी ही प्राची भी कर रही थी। इन सब से रितिका धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। एक टाइम ऐसा भी आया कि जब प्राची प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, और उसने इस सब का दोष रितिका के ऊपर मढ़ दिया कि उसके साथ रिलेशनशिप की वजह से उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं और इसी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रितिका को कहीं से पता चला कि प्राची की एक दोस्त है जो उसी की कॉलोनी में रहती है, वो शादी कर चुकी है और उसका नाम माधवी है। रितिका के साथ पहले प्राची, मतलब रितिका से पहले प्राची जो थी, वो माधवी के साथ रिलेशनशिप में थी। लेकिन फिर उन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था, और इस वजह से वो आपस में बातचीत नहीं करती थी। और इसी दौरान प्राची रितिका से बात करने लगी थी और उसके करीब आई थी। लेकिन अब प्राची और माधवी दोनों का वापस से पैचअप हो गया है और दोनों वापस से करीब आ रहे हैं। इसीलिए प्राची अब रितिका को इग्नोर कर रही थी। तो यहाँ पर एक तरह का लव ट्रायंगल क्रिएट हो गया था, लेकिन ये सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं है। असली सच्चाई आपकी आंखों के सामने आना भी बाकी है, और उसको सुनकर आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। तो रितिका ने जब प्राची को समझाने की कोशिश की तो वो उल्टा उससे लड़ने लगी कि उसी की वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जितना भी स्ट्रेस हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है, इसलिए वो मां नहीं बन पा रही है। और उसे साफ साफ बोल दिया अगली उसको, रितिका को, कि अगर अगली बार उसके पीरियड आ गए ना, तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, और फिर मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। रितिका ने समझाया कि तुम कैसी बकवास बातें कर रही हो, तुम एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, इलाज लो, और तुम आराम से प्रेग्नेंट हो जाओगी। लेकिन प्राची सिर्फ उसे ब्लेम कर रही थी, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। ऐसे ही टाइम गुजरता गया और समय आया 2020 की होली का। रितिका को पहले से ही साइनस की प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से उसका वजन बढ़ रहा था। तो पहले प्राची उसके लिए दवाई लाया करती थी, और वो दवाइयां होम्योपैथिक दवाइयां होती थी, जिससे रितिका को काफी रिलीफ था और उसका वजन भी नहीं बढ़ रहा था, वो काफी ठीक हो गई थी। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि ये होम्योपैथिक दवाइयां नहीं है, ये कुछ और है जो उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला है। लेकिन जब अब रितिका और प्राची के बीच में दूरियां बढ़ गई तो रितिका को दवाइयां मिलना बंद हो गई प्राची से, और इवन प्राची ने रितिका को श्राप देने के जैसे बोला कि तू जैसी थी ना वापस वैसी मोटी हो जाएगी। मैंने जो भी जितना तेरे लिए किया है वो सब कुछ वापस से वैसा ही हो जाएगा। पहले तो रितिका को लगा कि प्राची सब गुस्से में बोल रही है, लेकिन जो जो उसने बात कही वो बातें एज इट इज सच होती गई। वापस से रितिका उसी वेट पर पहुंच गई जहां वो प्राची से मिलने से पहले थी। रितिका की जिंदगी में सब कुछ बिगड़ने लगा था, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, और उस वो सपने मौलाना जी के उस धागे को देने से सपने आना कम हुए थे, लेकिन बंद नहीं हुए थे। बीच बीच में उसको वापस से वैसा ही फील होता था कि जैसे कोई रात को सोते टाइम उसके साथ गलत कर रहा है। और इतना ही नहीं, अब सोते जागते प्राची उसको हर जगह दिखने लग गई थी। रितिका बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी और ज्यादातर वक्त वो अपने कमरे में अकेले ही रहने लगी थी, तो वो वापस से अपने घर ग्वालियर चली गई। एक दिन की बात है जब रितिका की बहन का बेबी शावर हो रहा था, गोद भराई की जो रस्म होती है वो हो रही थी। रितिका के मम्मी पापा वहां गए हुए थे, लेकिन रितिका वहां नहीं गई, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। आप सोचो, अपनी सगी बहन की बच्चे की गोद भराई में भी वो नहीं गई, वो इतनी ज्यादा परेशान थी। रितिका उस वक्त घर में अकेली थी, और फिर उसे एकदम से अपने घर में प्राची दिखाई दी जो उसे बुला रही थी। उसमें एक अजीब सा सम्मोहन था, और उस टाइम पर रितिका का दिमाग इतना खराब हुआ कि वो रसोई में गई, उसने एक चाकू लिया और चाकू से अपने हाथ की नस काट दी। नस काटने कुछ मिनट के बाद नस काटी, और थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद उसको वापस होश आया। ये सब उसने एक सम्मोहन में किया। आप समझने की कोशिश करना, उसने हाथ काटा, देखा, फिर वो बेहोश हो गई। फिर जब वापस से अपने सेंसेस में आई और उसके हाथ से खून बह रहा था, तो उसने अपनी बहन को फोन किया और बोला कि मेरे हाथ से कुछ गलत हो गया है, मैंने अपने हाथ की नसें काट ली है। जब उसने अपनी बहन को बताया तो उसकी बहन ने फटाफट से उनके पड़ोस में रहने वाली एक भाभी को कॉल किया कि आप तुरंत घर पे जाओ,
वो घर भाग कर आई, ऋतिका को संभाला और वो उसे हॉस्पिटल लेकर गई। वहां जाकर उसका फर्स्ट एड वगैरह किया गया। ऋतिका बच गई थी, लेकिन वो डिप्रेशन में रहने लगी थी। डॉक्टर ने ये कहा कि ये डिप्रेशन में है और इसे एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत है। ऋतिका ने फिर 1.5 महीने तक वो दवाइयां भी खाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन दवाइयों से तो चीजें और ज्यादा बढ़ गई थी। जो सपने पहले वो देखा सिर्फ फील किया करती थी, अब उन सपनों के अंदर उसको एक आदमी की काली परछाई दिखती थी जो उसके साथ गलत हरकत किया करता था, और चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। ऋतिका जब बुरी तरह से परेशान हो गई तो उसने अपनी माँ के पास जाकर रो रो कर सारी बातें बता दी। उसने अपने प्राची से रिलेशनशिप के बारे में बता दिया। उससे मिलने के बाद उसके साथ जो जो हो रहा था उन्होंने सब कुछ बता दिया। ऋतिका की माँ को ये बात सुनकर लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और उन्होंने फिर से एक बार उन मौलाना से मिलने का सोचा। जब ऋतिका और उसकी माँ उन मौलाना के पास गए तो तब उन्होंने ये बताया, मौलाना साहब ने ध्यान में लगा के, कि ये जो प्राची जिस लड़की की आप बात कर रहे हो ना, उसने ऋतिका के ऊपर काला जादू किया है, जिसकी वजह से ऋतिका के साथ ये सब चीजें हो रही है। उसे सब दिख रहा है और वो इतना परेशान हो रही है। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि सिर्फ ऋतिका नहीं, प्राची ऋतिका की तरह ही लड़कियों को फंसाती है और उनके पीछे एक आत्मा लगाती है। ये सुनकर ऋतिका और उसकी मदर दोनों का दिमाग खराब हो गया। मौलाना साहब ने बताया कि कई साल पहले प्राची की मुलाकात एक तांत्रिक साधना के दौरान एक आत्मा से हुई थी। वो आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वो एक वासना से बंधी हुई दुष्ट शक्ति थी, जो जिंदा लोगों की ऊर्जा और शरीर से अपनी इच्छाएं पूरी करती थी, और वो भी उनसे शारीरिक संबंध बनाकर। प्राची ने उस आत्मा से एक सौदा किया। सौदा ये था कि प्राची उसे हर बार नई नई लड़कियां लाकर देगी, और उसके बदले में वो आत्मा प्राची को पैसा, किस्मत और महंगी चीजें दिलवाएगी। जो उसे चाहिए वो मिलेगा। बस प्राची का काम था हर बार नई लड़की को फंसाकर उस आत्मा के पास लाना। वो आत्मा, वो दुष्ट आत्मा उन लड़कियों के साथ रहती है और अपनी गलत इच्छाएं पूरी करती है, और इसके बदले वो आत्मा प्राची की इच्छाएं पूरी करती है। जब उस आत्मा का मन भर जाता है तो फिर से वो प्राची को कहती है कि अब उसे नई लड़की को लेकर आना है। इसीलिए शुरू शुरू में ऋतिका के साथ चीजें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हो रही थी। जब मैंने इसे वो धागा दिया तो उसको समझ में आ गया कि अब उसका जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब ये दोबारा प्राची के पास गई, वापस से उसने कुछ किया और उस धागे का असर कम हो गया, और इसीलिए इसकी साथ चीजें वापस होने लगी। लेकिन अब क्योंकि प्राची ने उसको नई लड़की लाकर दे दी थी, तो इसके पास वो आत्मा कभी कभी ही आया करती थी, लेकिन उसने इसको पूरी तरह से छोड़ा नहीं था। इसके बाद उन मौलाना ने पहले ऋतिका की मदद के लिए कुछ और ताबीज और धागे दिए, जिससे कि वो आत्मा उससे दूर रहने लगे, और इसी वजह से वो जो प्राची है वो भी ऋतिका से धीरे दूर रहने लगी है। और वो फिर से उसे वापस बुलाने के लिए अभी भी उसके ऊपर प्रयास करती है काला जादू के। लेकिन तुम ये ध्यान रखना कि अब तुम्हें उस लड़की के पास नहीं जाना है, क्योंकि अगर तुम दोबारा उस लड़की के पास गई तो तुम उस आत्मा के चंगुल में फिर से फंस जाओगी, और फिर तुम्हें बाहर निकालना मेरे लिए आसान काम नहीं होगा। इन सारी बातों के बारे में पता चलने के बाद ऋतिका की माँ ने पूछा कि मौलाना साहब आप ये बताइए कि उसके चंगुल से हम कैसे निकलेंगे। उन्होंने कहा वो काम मेरा है, मुझे कुछ चीजें चाहिए होगी जिनसे मैं उस काले जादू को काटने के लिए शमशान में कुछ तंत्र पूजा करूंगा। उन्होंने जो सामान दिया, कुछ सामान उन्होंने मंगाया खुद से, उनको पैसे दिए गए, कुछ सामान इनकी मदर ने ला के दिया। मौलाना ने अपना काम किया और एक नया ताबीज बनाकर ऋतिका को दिया। ऋतिका ने उस ताबीज को पहना और फिर धीरे धीरे ऋतिका ठीक होने लगी। उसे वो जो एहसास होता था, चीजें दिखाई देती थी, वो दिखना बंद हो गई, और फिर से वो एक आम लड़की की तरह रहने लगी। उसके बाद फिर से ऋतिका मुंबई वापस आई, अपनी जॉब करने लगी, और उसके बाद दोबारा कभी उसने प्राची से कोई बात नहीं की। बाद में ऋतिका को पता चला कि जो लड़की माधवी थी, जिससे प्राची का रिलेशनशिप था, वो कभी भी मां नहीं बन पा रही थी, और उसके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। उसे लगता है कि जो चीज ऋतिका के ऊपर छोड़ी गई थी, शायद वही चीज माधवी के ऊपर भी हुई। लेकिन अब ऋतिका ने सतर्क रहते हुए ना तो माधवी से कोई बात की, ना ही प्राची से कोई कांटेक्ट किया, और इस तरह से ऋतिका के साथ जो चीजें हुई उसके बारे में उसको पता लगा। मौलाना साहब ने जो ताबीज दिया था वो ऋतिका आज भी पहनती है। अब वो एक अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी जी रही है। जब उनकी शादी होने वाली थी
तब उन्होंने मौलाना साहब को बताया कि शादी के बाद बात चलते ही वापस उनको वैसा ही फील होने लग गया है, तो उन्होंने एक और नया ताबीज़ उनको बना कर दिया था। तो ये थी ऋतिका की एक एक्सट्रीम लव स्टोरी, जहाँ पर एक हार्ट ब्रेक के बाद, एक ब्रेकअप के बाद, वो अपने आप को कंसोल करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए एक नया साथी ढूँढ रही थी। वो साथी उनको मिला भी एक यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में। वो उसे डायरेक्ट नहीं जानती थी, लेकिन पहले फ़ोन पे बात हुई, नंबर्स एक्सचेंज हुए, आना-जाना हुआ, पर वो ये नहीं पहचान पाई कि उसके सामने जो लेडी है, वो कोई नॉर्मल लेडी नहीं है। ख़ैर पहचानती भी कैसे? आप या मैं या कोई और होता, तो वो भी नहीं पहचान सकता था। लेकिन हाँ, इस दुनिया में ऐसे लोग भी एग्ज़िस्ट करते हैं, जो अलग-अलग तरीकों से अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए लोगों को फँसाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से या फिर किसी डेटिंग ऐप से किसी से मिलने जाएँ, थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा उन लोगों के बारे में पता कर लें, एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हों। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया जाए, जिससे आप कभी बाहर ना निकल पाओ। ऋतिका तो यहाँ से बाहर निकल गई, लेकिन उसकी आप सभी को यही एडवाइस है कि किसी भी अनजान आदमी के साथ आगे बढ़ने से पहले उसका बैकग्राउंड ज़रूर छान लें, उसके बारे में ज़रूर बात कर लें। वैसे क्या आपके साथ या आपके किसी नोन के साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है? अपनी बातें या अपने व्यूज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।